सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मेरे संग की औरतें पाठ 2 का भाग 2 किया था, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार लेखिका की दादी और परदादी वो भी दोनों लीक से हटकर चली और सभी परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने अपने बेटे और पोते की बहू की पहली संतान के रूप में लड़की को ही मांगा। तो आइए अब उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। पाठ 2, मेरे संग की औरतें। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। यानी लेखिका कहती हैं कि हम 4 भाई बहन तो लिखते हैं और बाकी हमारा जो सारा परिवार है वो हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। यानी लेखिका कहती है कि मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। यानी इस बात को पचाने में या हजम करने में मुझे काफ़ी समय लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 होना नहीं पड़ेगा। यानी घर के अंदर कोई भी मेरे हिंदी में गुण दोष नहीं निकालेगा। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। यानी यहाँ पर लेखिका अपनी उन बहनों की बात करना चाहती है जिन्होंने लेखन का कार्य नहीं किया। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर थी। यानी जो लिखते थे वो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा समझते थे, लेकिन लेखिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम शेर थी तो हमारी बहनें सवा शेर थी। यानी वो हमसे भी ऊपर थी, वो हमसे भी अधिक प्रभावी थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि ये थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। यानी थोड़े सा रास्ता भी गाड़ी में बैठकर जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो समझती थी ये राजाओं के समान लगता है, जो उसे ठीक नहीं लगता था। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, क्योंकि माँ जो है वो तो घर के कामों को कुछ देखती नहीं थी, बिल्कुल उदासीन रहती थी। लेकिन पिताजी कुड़ते भुनते कि वो गुस्सा करते थे जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर यानी पसीने से भरी हुई खरामा खरामा यानी धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार रेणु को चुनौती दिए जाने पर उसने जर्नल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। यानी वो अपनी बात पर इतनी अड़ जाती थी कि एक बार उसने अंग्रेजों के जर्नल थिमैया को पत्र लिखकर उनका एक चित्र भी मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। रुतबा यानी उसकी जो उसका जो चरित्र था, उसका जो रुतबा था वो बढ़ गया था। उसका रोब जो है वो पड़ोस में भी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। यानी रेणु को जो है वो परीक्षा देना भी अच्छा नहीं लगता था। स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया, पर जब बीए के इम्तिहान की बारी आई तो वह अड़ गई। यानी वो जिद करने लगी कि पहले मुझे समझाओ बीए करना क्यों जरूरी है, तभी मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना मैं परीक्षा नहीं दूंगी। हम सभी ने उसे तरह तरह के विचार और तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो।
पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। यानी पिताजी ने भी कई तर्क दिए, लेकिन उसे कोई भी विश्वसनीय नहीं लगा, न ही रेणु को और न ही खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क यानी बुरे तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, कि पिताजी ने कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है, गनीमत का मतलब होता है कि ठीक बात यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत करे, वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र यानी जिसको हम परफ्यूम कहते हैं, आज भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो नहाती हूँ। यानी यहाँ पर हम मजाक के रूप में भी ले सकते हैं कि जो रोज नहाते हैं उनके शरीर से बदबू नहीं आती, जिनके शरीर से बदबू आती है उन्हें इत्र की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए परीक्षा में उसके कम अंक आते थे और उसके शागिर्दों के यानी उसके शिष्यों के, उससे पढ़ने वाले लोगों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ यह सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी इस निर्णय से वाकिफ नहीं था, यानी खुद लड़के को भी नहीं पता था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वही करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। शादी में कोई भी मुश्किल नहीं आई, आती भी कैसे, उसने पहले ही मुलाकात में लड़के को बता दिया था कि मैं जो भी सोच लेती हूँ वही होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं और पहली ही मुलाकात में हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन है अचला। काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ी, यानी काफी दिनों तक वो जो है सभी की बातें मानने वाली लड़की थी। पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला, ढंग से पढ़ाई की और पास की। फिर पिता की पसंद से ही शादी भी कर ली, पर उससे आगे लीक पर नहीं चल पाई। यानी शादी से पहले तो वो भी लीक पर चली, परंपरा से चली, लेकिन बाद में वो भी परंपरा से अलग हो गई। घर बार में ज्यादा मन लगा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। यानी 30 वर्ष की उम्र के बाद अचला ने भी लिखना शुरू कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, यानी एक बात सभी बहनों में एक जैसी थी, और वो क्या थी? घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। यानी शादी एक बार की तो उसे कायम भी रखा, चाहे वह तलाक के किनारे पर ही क्यों न खड़ी होकर चली हो, पर उस किनारे को कभी तोड़ा नहीं और डूबने नहीं दिया। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी हम अपनी मर्जी से जी लें तो वो भी काफ़ी है। यानी शादी करके तलाक करके जीवन को बदलने से कुछ नहीं होता। घर के अंदर भी यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक रहें, अपनी मर्जी से जीवन जी लें तो वो भी बहुत होता है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द और औरत चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो भी अलग अलग दड़बों में बैठते थे, अलग अलग समूहों में। यानी लेडीज जो हैं, औरतें औरतों के पास बैठती थी और आदमी आदमियों के पास। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़ वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए भी किए, उनके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक और छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई।
तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर थे, पर वहाँ कोई भी ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप यानी जो पादरी लोग होते हैं, उनसे दरख्वास्त की, उनसे प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियनों की संख्या कम थी, इसलिए वह स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपनी प्रार्थना जारी रखी। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, कि एक शर्त है, आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यह यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले कि खुदा का शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, मगर 100% सच भी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद ही अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से, खिसके यानी जो लोग विद्रोही स्वभाव के होते हैं, उनकी मदद से मैंने अपना यह व्रत पूरा किया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात यानी अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। यानी मैंने मेरे लेखन में भी अपने जिद्दीपन के बारे में लिखा है, जो शुरू से अब तक ही लीक से खिसका हुआ है। अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ के जो छोटे छोटे नाले पर नाले होते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है, यानी वो भर जाते हैं। पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती यानी इस प्रलयकारी बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई। पहले तल्लों से यानी पहली मंजिल से। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु की स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी लगा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त यानी एक साथ बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को इस बात का कोई भी मलाल या दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? यानी जो उसने जिद की थी वो पूरी की उसने, चाहे उसे वहां से वापस आना पड़ा हो। सोचती हूँ, यानी लेखिका कहती हैं, मैं सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते, यानी जगह जगह पानी फुल भरा हुआ था। सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में
मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मजा कुछ और है। यानी लेखिका यहाँ पर कहती है कि स्कूल बंद होने के कारण भी वह गई और वापस आई, जगह जगह पानी भरा हुआ था। मैं सोच रही हूँ कि उसे उस दिन कैसा रोमांच, कितना अच्छा अनुभव हुआ होगा। और लेखिका कहती हैं कि हाँ, सच में ही अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। यानी अपने तरीके से अपने जीवन को जीने का मजा कुछ और ही है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमने बताया कि उनके घर की जो औरतें थी, उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ और लेखिका की 4 बहनें, जो हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने तरीके से जीवन जिया और स्वतंत्रता के महत्व को समझा। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। यही सब कार्य आप घर पर करेंगे, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।